हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चैप्टर की तैयारी करने वाले हैं। शानदार चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो हमारे ईबीसीएल का पार्ट 3 का चैप्टर है और ये करीब करीब 8 से 10 मार्क्स का आता है। गाइस, यहाँ पे मेरे इस चैनल पे वैसे आपको CSET के बहुत सारे नोट्स प्लस MCQs मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एग्जीक्यूटिव का एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज ईबीसीएल में हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही पुराना चैप्टर है, 1882। अगर मैं बोलूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ये ना 1872, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद जो कोई पुराना चैप्टर है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। गाइस, यहाँ पे आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत ही जल्द इसकी ख़त्म भी करेंगे। तो गाइस, मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो और साथ में सारी वीडियोस देखते रहो। पढ़ने का मन नहीं है, समर सीजन है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वीडियोस को 2 से 3 बार देखो। 2 से 3 बार वीडियो देख लिए तो आप लोग को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कोई गाना बार बार सुनते हैं तो उसकी लिरिक्स याद हो जाती है। ऐसे ही अगर हम कोई चैप्टर का वीडियो बार बार देखेंगे तो हमें उसकी लिरिक्स मतलब उसके वर्डिंग्स याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करें गाइस। का चैप्टर है ये, ठीक है। और इसके सेक्शन 1 में, और हर चैप्टर के सेक्शन 1 में क्या बताया जाता है, हर चैप्टर के सेक्शन 1 में ये बताया जाता है कि वो चैप्टर मतलब वो एक्ट कब आया कैसे कब फोर्स में आया, ठीक है। तो कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882। जैसे 1 जुलाई को स्कूल खुलते हैं ना, 1 जुलाई को स्कूल खुलते हैं, वैसे ही 1 जुलाई को ये चैप्टर आया 1882। और क्या हुआ इस एक्ट में देखते हैं। अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, वैसे आप लोग को पता भी होगा कि सारे ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं वो होल ऑफ इंडिया ही अप्लाई हो रहे हैं। अब वो जम्मू कश्मीर वाला प्रोविज़न नहीं है। अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ए ने बी को अपना घर ट्रांसफर किया, वो क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ए ने अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट किया, अपनी फियांसी को सगाई के बाद मोबाइल गिफ्ट किया, वॉच गिफ्ट की, कुछ भी ऐसी चीज जो मूव कर सकते हैं, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी आती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। कहाँ आती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सोगा में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, प्लस एक्शनेबल क्लेम। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वापस मेरे साथ बोलो। पहले ये चैप्टर आया कब है, 1 जुलाई 1882। 1 जुलाई 1882 को है, पूरे भारत पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया। और ये किस पे अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, प्लस एक्शनेबल क्लेम पे होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज सोगा। अब हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, क्या होता क्या है भाई साहब, ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो देखते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या सिर्फ बेचना है, क्या मैं बोल सकती हूँ सिर्फ सेल इज इक्वल्स टू ट्रांसफर। ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी बेची और बी ने उसके बदले में उसको 80 लाख रुपए दिए, क्या ये ट्रांसफर है, यस ये ट्रांसफर है। ए ने बी को अपनी क्या बेची, प्रॉपर्टी बेची, और प्रॉपर्टी बेच के क्या किया, बी ने उसके बदले में उसको पैसे दे दिए, वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल बताऊं क्या, अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा, तो ऐसे ही क्या हुआ, एक हमारे पॉलिटिशियन है, उसका बिजनेस
ठप, बिल्कुल ठप, ठीक है। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स थे, तो उसने वो फ्लैट अपने अलग अलग फ्रेंड्स को बेचे और उन फ्रेंड्स ने क्या कर दिया, उनको पैसे दे दिए, सिंपल। तो ये क्या हो गई, सेल हो गई। क्या ये ट्रांसफर है? यस, ये ट्रांसफर है। आगे चलते हैं। लीज। लीज क्या होता है? लीज का मतलब होता है किसी को प्रॉपर्टी किराए पे देना। लीज का मतलब होता है प्रॉपर्टी किराए पे देना, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे भी ट्रांसफर होता है, लेकिन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे शाहरुख खान के पास घर है जिसका नाम है मन्नत। शाहरुख खान के पास घर है जिसका नाम है मन्नत, और शाहरुख खान ने सोचा कि इंडिया में चल रहा है कोविड, क्यों ना थोड़े टाइम के लिए बाहर शिफ्ट हो जाए, और शाहरुख खान अपनी फैमिली को लेके चल दिया दुबई। शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ चल दिया दुबई। शाहरुख खान अगले 10 साल के लिए दुबई में रहने वाला। अगले 10 साल के लिए कहाँ रहेगा? वो दुबई में रहेगा। अगर शाहरुख खान 10 साल दुबई में रहेगा तो उसका जो इंडिया में बॉम्बे में जो घर है वो खाली पड़ा है, वो मन्नत खाली पड़ा है। तो शाहरुख खान के फ्रेंड्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए हमको रेंट पे दे दी जाए, दैट इज लीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। जैसे शाहरुख खान 10 साल के लिए गया तो उसके फ्रेंड्स ने बोला हमें 8 साल के लिए प्रॉपर्टी दे दी जाए रेंट पे, हमें 8 साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी जाए। तो वो 8 साल के लिए जो प्रॉपर्टी जाएगी दैट इज लीज, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेल में क्या क्या हुआ? पहला ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफर का मतलब हुआ सेल और लीज, ठीक है, सेल और लीज। नेक्स्ट, एक्सचेंज भी ट्रांसफर होता है। ए ने बी को अपना घर दिया, और बी ने अपना घर ए को दिया, दैट इज एक्सचेंज। ध्यान से सुनना। मैं रहती हूँ जयपुर में, और जयपुर में मेरा बहुत बढ़िया एक फ्लैट है, अच्छा सा आलीशान सा फ्लैट है, ठीक है। मैं रहती हूँ जयपुर में मेरा बड़ा मस्त सा आलीशान सा फ्लैट है। अब मेरे को एज अ CS जॉब मिल गई बॉम्बे में। मुझे जॉब मिली बॉम्बे में, तो मुझे कहाँ शिफ्ट होना पड़ा? बॉम्बे। ठीक है। और मेरी एक फ्रेंड है जो कि बॉम्बे की है, उसके पास बड़ा मस्त फ्लैट है बॉम्बे में, लेकिन उसको जयपुर में जॉब मिल गई। मुझे कहाँ जाना था? बॉम्बे। उसको कहाँ आना था? जयपुर। मुझे कहाँ जाना था? बॉम्बे। उसको कहाँ आना था? जयपुर। ठीक है। तो मैंने उसको बोला ऐसे कर, तू मेरे फ्लैट में रह ले, मैं तेरे फ्लैट में रहती हूँ, तू मेरे फ्लैट में रह ले, मैं तेरे फ्लैट में रह लेती हूँ, दैट इज एक्सचेंज। ठीक है। बार्टर सिस्टम समझ में आया? एक हाथ से गुड्स गया तो दूसरे हाथ से रिटर्न में भी गुड्स ही आया, दैट इज एक्सचेंज। 3 चीजें पड़ी, सेल, दूसरा लीज, तीसरा एक्सचेंज। नेक्स्ट, मॉर्गेज बहुत कॉमन है, बड़ा ही बुरा समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं गई PNB बैंक के पास और PNB बैंक को बोला कि PNB बैंक सुन PNB बैंक, मुझे 20 लाख रुपए का लोन दे, क्या PNB बैंक मुझे इतनी आसानी से लोन दे देगी? क्या इतनी आसानी से PNB बैंक उठा के मुझे लोन दे देगी? नहीं। PNB बैंक बोलेगी लो, लोन में कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोन लो, जैसे विजय माल्या मांग गया आप भी लेके भागो, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा एक फ्लैट है जो कि बड़ा ही आलीशान है, उसकी रेट है 50 लाख रुपए की। तो PNB बैंक ने बोला ठीक है, उसके पेपर्स हमारे पास रखवा दीजिए। तो मैंने PNB बैंक के पास पेपर रखवा दिए और PNB बैंक से 20 लाख रुपए लोन पे ले लिए। अब मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाया और उसके बदले में क्या ले लिया? लोन ले लिया। जब मैं लोन चुकाऊंगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, रीट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया? तो सेल, लीज, एक्सचेंज और मॉर्गेज 4 हो गया। नेक्स्ट, गिफ्ट।
एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया, एक फ्लैट गिफ्ट में दिया, दैट इज गिफ्ट। ठीक है, और आगे बहुत बड़ा प्रोविजन है गिफ्ट का, वो पढ़ेंगे। आप लोग मूवी देखते होंगे, मुझे पता है आप लोग मेरी तरह मूवी देखने में होशियार होंगे, आप लोग भी शौकीन होंगे मूवी में। आप लोगों ने एक मूवी देखी गजनी मूवी में वो जो लड़की होती है, ठीक है, कंगना, उसको क्या करता है वो आमिर खान उसको फ्लैट गिफ्ट देता है ना, फ्लैट गिफ्ट, और फ्लैट गिफ्ट देता है, दैट इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं हुआ, ट्रांसफर का मतलब सेल प्लस लीज प्लस एक्सचेंज प्लस मॉर्गेज प्लस गिफ्ट। ठीक है, और इसको इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल याद रख लेना, ट्रांसफर का मतलब एक उंगली नहीं 5 उंगलियां। ट्रांसफर का मतलब एक उंगली नहीं 5 उंगलियां। मेरे साथ बोलो। पहली उंगली सेल, दूसरी क्या है लीज, तीसरी एक्सचेंज, चौथी मॉर्गेज और पांचवी गिफ्ट। ठीक है, सेल, एक्सचेंज, मॉर्गेज, गिफ्ट और लीज। ट्रांसफर का मतलब समझ में आया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर का मतलब 5 चीजें थी। क्या थी 5 चीजें? वापस भूल जाते हैं, वापस मेरे साथ बार बार बोलोगे याद होगा। सेल, लीज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, गिफ्ट। सेल, लीज, एक्सचेंज, मॉर्गेज और गिफ्ट। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी? तो आ जाओ, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मूव नहीं कर पाती। किसी ने मुझे वॉच गिफ्ट की, किसी ने मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट किया, किसी ने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया, वो क्या हुआ? सब मूवेबल है, वो कहाँ जाएगा? सोगा में जाएगा। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है प्लस एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल में ध्यान से सुनना। ये है हमारा, कौन है भाई? नाम लेकर अपना राजू। ये है राजू ने क्या किया? राजू के पास एक बड़ा ही प्यारा सा घर था, जिसमें उसका बचपन निकला। राजू अपने घर में बड़े प्यार से रहता था, देख रहे हो आप, उसके मम्मी पापा, और वो झूला झूला था। वो बचपन का प्यारा सा, मतलब वो बोलते हैं बचपन की यादों वाला घर था। ठीक है, अब राजू बड़ा हो गया और राजू के मम्मी पापा अब नहीं रहे। राजू बड़ा हो गया और राजू के मम्मी पापा नहीं रहे। राजू का दिल ही उठ गया, उसको इंडिया में रहना ही नहीं है। वो बोलता है बाय बाय इंडिया में, अब इंडिया में रहूंगा, ये घर देखूंगा तो मुझे बड़ी याद आएगी। और राजू ने क्या किया? सोचा कि इस घर को बेच के मैं कहाँ चला जाऊँ? इस घर को बेच के मैं सीधा दुबई चला जाऊँ और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, वापस पिक्चर भूतनाथ देखिए। भूतनाथ में वो अमिताभ बच्चन का जो बेटा होता है, वो क्या करता है? वो अपने बाप की प्रॉपर्टी को बेच के सीधा कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। ऐसे ही राजू ने जो बचपन में जिस घर में बचपन में वो राजू रहा, वो राजू उस घर में रहना नहीं चाहता। उसको बड़ा ही दुख होता है उस घर को देख के, क्योंकि उस घर में उसका बचपन बीता। तो अब क्या हुआ? राजू को एक लड़की मिली और इस लड़की का नाम था साखी। इस लड़की का नाम था साखी, और साखी ने बोला कि ये घर लेने में मैं आपका इंटरेस्टेड हूँ। साखी बड़ी सुंदर थी, आई राजू के पास और बोली, क्या राजू जी प्लीज आप मुझे ये घर बेच सकते हैं? राजू ने अपना घर साखी को बेच दिया और उसके बदले में साखी ने उसको पैसे दे दिए। राजू ने अपना घर साखी को बेच दिया और साखी ने उसके बदले में उसको पैसे दे दिए। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट आएगा? हाँ आएगा। क्यों? ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना इसकी कंडीशन। पहला, ट्रांसफर होना चाहिए बिटवीन लिविंग पर्सन। बहुत ध्यान से सुनना, ट्रांसफर होना चाहिए लिविंग पर्सन्स में, तभी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। ट्रांसफर होना चाहिए हमेशा लिविंग पर्सन्स में। अगर आप डेथ के बाद ट्रांसफर करते हो तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाएगा, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में आएगा। पहले तो ट्रांसफर होना चाहिए लिविंग पर्सन। दूसरा, ट्रांसफर क्या होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो, मतलब मनी कंसिडरेशन में हो, ठीक है, वो सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो लीज भी हो सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्लस वो लिविंग पर्सन के बीच में। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हमने पढ़ा से ट्रांसफर क्या होता है, हम लोगों ने दूसरा पढ़ा प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा और एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं लाऊंगी, ट्रांसफर ऑन डेथ। ये थे मिस्टर शर्मा, ये थे हमारे प्यारे से शर्मा जी, बड़े ही प्यारे शर्मा जी थे। ये शादी करके आए थे मिसेस शर्मा से, शादी करके आए, बड़े ही प्यार से इन लोगों ने अपना जीवन बिताया। बागवान मूवी देखी ना, बागवान मूवी, वो कैसे ही शादी करके आता है, अमिताभ बच्चन अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी बिताता है, वैसे ही मिस्टर शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी बड़े ही मजे से बिताई, बड़े ही मजे से पूरी जिंदगी बिताई अपनी बीवी के पास साथ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मिस्टर शर्मा जैसे बागवान में अमिताभ बच्चन के 4 बेटे थे, जैसे बागवान में अमिताभ बच्चन के 4 बेटे थे, ऐसे ही मिस्टर शर्मा का भी एक बेटा था और इस बेटे का नाम था राजू। मिस्टर शर्मा वही भागवान वाले, ठीक है, जैसे उनके 4 बेटे थे ऐसे ही उनका एक बेटा था राजू मिस्टर शर्मा का। अब मिस्टर शर्मा बड़े ही बूढ़े हो चुके हैं, आपको दिख भी रहा है, बेचारे लाठी ले लेके चल रहे हैं, ठीक है, बड़े लाठी लेके चल रहे हैं। और बच्चे कितने भी नालायक हो, लेकिन पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं। और उन्होंने क्या किया, सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, और मिस्टर शर्मा ने सोचा कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दूंगा, मेरे बेटे को दूंगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दूंगा, मेरा इकलौता वारिस है राजू, उसी को मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद क्योंकि ये राजू बड़ा ही नालायक है, अगर मैंने अभी ट्रांसफ़र कर दी इसको सारी प्रॉपर्टी तो ये मुझे घर से निकाल देगा। जैसे याद है आपको भागवान में वो बच्चे पेरेंट्स को लेके जाते हैं, बागवान मूवी देखना, बच्चे पेरेंट्स को लेके जाते हैं लेकिन उनको सही नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मिस्टर शर्मा ने बोला कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा किसको, राजू को ही दूंगा राजू को ही, लेकिन मेरे मरने के बाद, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा को एक दिन आ गया हार्ट अटैक, और बेचारे हार्ट अटैक से पहुंच गए हॉस्पिटल, और मरते वो एक विल पे साइन कर गए और ये बोल गए कि मेरी प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मेरे बेटे की हो गई। ये प्यारा सा घर था जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहे थे बचपन में, ठीक है, और ये ट्रांसफर कर दिए राजू को। ये प्यारा सा घर, बड़ा ही प्यारा सा था जो मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा के साथ बनाया था, और मरते वो अपने बेटे को दे गए, राजू को दे गए, ठीक है। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा, अंडर विल, ठीक है, विल में बना गए थे, ठीक है, कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे। क्या ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा या नहीं आएगा, बोलो, जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से, बताओ। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं आएगा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन, कोई भी एक मर गया, आफ्टर दैट ट्रांसफर हुआ, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहा जाएगा इंडियन सक्सेशन एक्ट में। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होगी। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसफर, और हमने उसके बाद क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने एक चीज़ और पढ़ी कि जो ट्रांसफर होता है वो बिटवीन 2 लिविंग पर्सन्स होता है, नॉन लिविंग नहीं होगा, ठीक है, मतलब आफ्टर डेथ वगैरह नहीं होगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जमीन, जमीन जायदाद हमारी इमूवेबल होती है। क्या आप बोल सकते हो कि जमीन को उठा के उखाड़ के मैं यहाँ से वहां रख दूं? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। जो जमीन जहाँ की है वो जमीन वहीं की है। धरती माता को आप नहीं हिला सकते, धरती माता जहाँ की है वहीं की रहेगी। समझ में आ गया? तो जमीन इमूवेबल में आती है। और क्या आता है? बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड। अगर जमीन है और जमीन से मिलने वाला फायदा भी उसी जमीन में मिलेगा और वहीं मिलेगा जहाँ पे वो जमीन है। पंजाब की मिट्टी सरसों उगे, ठीक है, सरसों उगती है ना, पंजाब की मिट्टी सरसों उगती है, सोना उगती है, तो वो पंजाब में ही उगेगी, वो राजस्थान में नहीं उगेगी। पंजाब की मिट्टी है तो पंजाब में ही उसका फायदा मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। आप उस मिट्टी को उठा के राजस्थान में लेके नहीं आ सकते, आप उस जमीन को उठा के राजस्थान में नहीं लेके आ सकते। वो वहीं पे सोना उगलेगी, वहीं पे सरसों उगेगी। मतलब आप लोग प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है उसको ट्रांसफर मतलब उठा के उखाड़ नहीं सकते और उससे मिलने वाला फायदा भी उसी को वहीं मिलेगा। थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्ट फ्रेंड, मतलब क्या होता है? थिंग अटैच टू द अर्थ मतलब उस जमीन से जुड़ी हुई कोई भी परमानेंट चीज। आपको पता है आजकल क्या होता है? आजकल लोग घर बनवाते हैं तो फर्नीचर भी अटैच करवा देते हैं। लोग घर बनवाते हैं तो फर्नीचर भी अटैच करवा देते हैं। फर्नीचर बिल्कुल जमीन से जुड़ जाता है तो वो परमानेंट फर्नीचर हो जाता है। अगर आप उसको हटाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। इसका मतलब वो भी क्या हुआ? इमूवेबल हुआ। तीन चीजें, जमीन से मिलने वाले फायदे और जमीन से जुड़ी हुई चीजें, वो क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। वापस पढ़े एक बार वापस पढ़ते। लैंड, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड और थिंग अटैच टू द अर्थ, परमानेंट फास्टेन बोलते हैं जिसको, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर का मतलब 5 चीजें, प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिविंग पर्सन के बीच में होनी चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली। मूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉज दिया हुआ है 1897 में, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ काम की नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिया, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉज दिया हुआ है 1897 में दिया हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और ग्रास, ठीक है। ये सब क्या होती है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और क्रॉप्स वगैरह भी स्टैंडिंग, तो ये यहाँ नहीं है इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं लूँगी। यहाँ पे मेन याद रखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी एक्ट का आंसर लिखने से पहले उसका प्रीएम्बल लिखो। कोई भी एक्ट से रिलेटेड आंसर लिखने से पहले अगर उसका प्रीएम्बल लिखा ना, मार्क्स डबल हो जाएंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका प्रीएम्बल क्या है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। द वेरी प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट सजेस्ट दैट इट सिंपली डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी। बस यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। मतलब ये क्यों आया भाई? पहले तो क्या होता था, मेरी नानी या मेरी दादी वगैरह ये बताती है कि पहले के जमाने में हम लोग कभी भी पेपर्स वगैरह नहीं बनवाते थे। हम लोग विश्वास पे चलते थे कि ये तेरा घर है और मेरा घर है। जबान, इंसान की जबान की वैल्यू थी उस टाइम। आजकल तो इंसान की जबान की वैल्यू ही नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल जाता है, मुकर जाता है। उस टाइम इंसान की जबान की वैल्यू थी और वो लोग सिर्फ मुंह बोली जबान पे ही चलते थे। बस बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, उसके बाद वो मिटती नहीं थी। तो वो लोग सिर्फ मुंह बोल पे एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, लोग गद्दारी करने लग गए। लोग बोल के मुकर जाते हैं, लोग कह के मुकर जाते हैं, लोग बड़े ही धोखेबाज होने लगे। तो इसीलिए एक्ट आया और ये एक्ट क्या बोलता है, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे बातें यहाँ पे आएगी। बस इतना ही तो याद करना है। डिफाइन एंड अमेंड, क्या डिफाइन एंड अमेंड? सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। अच्छा, बाय द एक्ट ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, ये बाय द एक्ट ऑफ पार्टी कवर कर रहा है। मतलब अगर
अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को जब्त वब्त कर रही है तो फिर वो यहाँ शायद कवर्ड नहीं है, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब कोई भी एक्ट का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक्ट का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, तो पहला ऑब्जेक्ट है टू अमेंड लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। यहाँ का ऑब्जेक्ट है टू अमेंड लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब गवर्नमेंट या फिर कोर्ट वगैरह कोई ऑर्डर देती है तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है। टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट ये बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। द एक्ट एक्सक्लूड फ्रॉम द परव्यू ऑफ ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आ गया? अगर लॉ कुछ करता है तो वो नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट आपसे एग्जीक्यूशन, फॉरफीचर, इंसॉल्वेंसी, इनएक्सटेट, सक्सेशन, ये सब कुछ यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे कवर्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ काम करती है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है और उससे कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है उसकी, विजय माल्या यहाँ इंडिया का पैसा खा के चला गया, पीएनबी बैंक का पैसा खा के चला गया, तो अगर विजय माल्या की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर रही है, विजय माल्या की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर रही है, तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी में हो गया इंटर एक्सटेट सक्सेशन, ठीक है। सक्सेशन का मतलब समझते हो कि एक पर्सन मर गया तो वो अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे गया, फिर आगे वो अपने प्रॉपर बेटे को दे गया, ठीक है। तो वो सक्सेशन, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। वापस बता रही हूँ, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज यहाँ पे कवर्ड है, बाय द एक्ट ऑफ लॉ यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। द स्कोप ऑफ एक्ट इज लिमिटेड, यहाँ का एक्ट थर्ड पॉइंट पढ़ रही हूँ, इसका स्कोप लिमिटेड है एज इट कन्फाइड टू ट्रांसफर इंटरवोरियस, ठीक है। इंटरवोरियस का मतलब होता है लिविंग पर्सन। इंटरवोरियस का मतलब क्या होता है, लिविंग पर्सन, मतलब ये एक्ट सिर्फ लिविंग पर्सन्स पे चलेगा। जस्ट वेट। एक्सक्लूडिंग टेस्टामेंट्री सक्सेशन ट्रांसफर बाय विल, ठीक है। तो ट्रांसफर बाय विल वगैरह यहाँ पे कवर्ड नहीं है, टेस्टामेंट्री चीजें यहाँ पे कवर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंटरवोरियस है। इंटरवोरियस का मतलब होता है लिविंग पर्सन, और टेस्टामेंट्री यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ट्रांसफर बाय विल। वापस पढ़े एक बार, वापस पढ़ दे मैम, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। एक ही चीज को 4 बार पढ़ाओ, बड़ा मजा आता है, दिमाग में बैठ जाती है, दिल में उतर जाती है, उस चीज को हम सोचने लग जाते हैं, हमारा मन करता है कि बस वहीं पे खो जाओ, ठीक है। तो पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको कवर करती है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको कवर करती है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको कवर नहीं करती, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं करती। अगर गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेती है या फिर आप आगे फर्दर सक्सेशन वगैरह में ट्रांसफर करते हैं, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर मानता है, मतलब टेस्टामेंट्री ट्रांसफर नहीं मानता, मतलब ट्रांसफर बाय विल नहीं मानता, इंटरवोरियस ट्रांसफर मानेगा, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज ट्रांसफर हो सकती है। क्या मैं अपने पड़ोसी का मकान बेच सकती हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी का मकान बेच सकती हूँ, क्या ट्रांसफर कर सकती हूँ, कैसे करूंगी ट्रांसफर, उसके पेपर से नहीं है मेरे पास। क्या मैं अपने पड़ोसी का मकान बेच सकती हूँ, नहीं। क्या मैं ताजमहल बेच सकती हूँ, मुझे आमेर का फोर्ट बड़ा प्यारा लग रहा है, एक फॉरेनर को बेच दूं, नहीं। रेड फोर्ट बड़ा प्यारा लगता है, बेच दूं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसके आप ओनर होंगे तभी आप उसको बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते। तो अगर आपके पास ओनर है, ओनरशिप है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, उसको गिफ्ट कर सकते हो, उसको एक्सचेंज कर सकते हो। सेल मैंने आपको बता दिया कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मैंने किसी को बेच दिया, उसके बदले में मैंने उससे पैसे ले लिए। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मैंने उसको बेचा और उसके बदले में पैसे ले लिए, वो हो गया ट्रांसफर। गिफ्ट, मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी को ऐसे गिफ्ट में दे दी, हो गया। तीसरा, एक्सचेंज में, मैं यहाँ पे जयपुर में रहती थी, मेरी फ्रेंड बॉम्बे में रहती थी, हम लोगों ने एक दूसरे से के साथ फ्लैट एक्सचेंज किया, वो हो सकता है। लेकिन वो जब भी हो सकता है जब हम लोग उस प्रॉपर्टी के ओनर होंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, सब मजेदार चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। चले अब पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में पोजीशन आपका है। पोजीशन मतलब उसमें रह रहे हो,
ठीक है। तो पोजेशन में क्या आता है, पोजेशन दे दिया आपने लीज और लाइसेंस में, ठीक है। लीज और लाइसेंस में क्या देते हैं हम लोग, पोजेशन देते हैं। ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है, सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, गिफ्ट में दे रहे हो या एक्सचेंज करा रहे हो, आप उसको ओनरशिप दे रहे हो। लेकिन लीज में हम लोग क्या देते हैं, पोजेशन देते हैं। और लीज और लाइसेंस में हम लोग डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट, तो मॉर्गेज और चार्ज में ना तो आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, मॉर्गेज या चार्ज में आप ना तो ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, ना ही उस प्रॉपर्टी की पोजीशन देते हो। मैंने बताया था ना, मैं घर में रह रही थी, मेरा घर 50 लाख का था, मैं घर में रह रही हूँ, मेरा घर 50 लाख का है, लेकिन मैंने पीएनबी बैंक के पास उसका क्या रखा है, उसके पेपर्स रखे, और पीएनबी बैंक से मैंने 20 लाख रुपए लोन ले लिया। पीएनबी बैंक से मैंने 20 लाख रुपए लोन ले लिया, और वो घर किसका है, वो मेरा घर है, ठीक है, और मैं उस घर में रह रही हूँ। तो ना तो मैंने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर की, आज भी मैं ओनर थी, कल भी मैं ही ओनर थी, ठीक है। लेकिन पोजेशन भी नहीं ट्रांसफर हुआ, पोजेशन पहले भी मैं ही रह रही थी, आज भी मैं ही रह रही हूँ। लेकिन उस प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है, उस प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है वो मैं ट्रांसफर कर चुकी हूँ, मतलब इंटरेस्ट ट्रांसफर हो चुका है। तो मॉर्गेज और चार्ज में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तीन चीजें वापस बोलो, ओपीआई। ओपीआई का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है, सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट में। ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है, सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट में। पोजेशन किस में दिया जाता है, लीज या फिर लाइसेंस में। और इंटरेस्ट किस में दिया जाता है, मॉर्गेज या फिर चार्ज में। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कौन इंसान प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, कौन इंसान ऐसा है जो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्या एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा जो रोता है, सारा दिन दूध पीता रहता है, क्या वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्या एक ऐसा पर्सन जो सारा दिन टन टनाटन दारू पीता रहता है, सुन पड़ा रहता है, क्या वो भी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्या ऐसा पर्सन जो कि पागल है, समझ में नहीं आता, क्या वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्या ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जुआ करता है, सट्टे करता है और सारा पैसा उसने बर्बाद करके रखा है, इंसॉल्वेंट प्रूफ हो चुका है, क्या वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी को कौन कौन बेच सकता है। It means an act by which living person convey property in present or in future, ठीक है। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिविंग पर्सन होंगे तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, वरना नहीं होगी। नॉन लिविंग मतलब जो एक पर्सन मर चुका है और एक पर्सन जो जिंदा है, वो ट्रांसफर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ इंटरवॉरियस ट्रांसफर चलेगा, ठीक है। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर यहाँ पे नहीं चलेगा। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है। किसी दूसरे को या किसी खुद को भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो चलेगा, ठीक है। मतलब आप एक लिविंग पर्सन है, दूसरे लिविंग पर्सन को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए तो ही यहाँ पे कवर्ड होगी। तो पहली कंडीशन ट्रांसफर क्या होनी चाहिए, बिटवीन 2 लिविंग पर्सन्स होनी चाहिए। टू इफेक्ट अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टेंस, प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनना, एक लड़का था, क्या नाम था, राहुल। एक लड़का था राहुल, बड़ा ही प्यारा लड़का, बड़ा ही दीवाना लड़का, और वो मरता था किस पे, अंजलि पे। राहुल एक बड़ा ही प्यारा लड़का था और मरता था अंजलि पे। राहुल एक बड़ा ही प्यारा लड़का था, मरता था अंजलि पे। लेकिन उसने अंजलि को बोला कि अंजलि चल अपन दोनों शादी कर लेते, अंजलि मैं तेरे से बड़ा ही प्यार करता हूँ, चल अपन दोनों शादी कर लेते। अंजलि ने बोला कि मैं तेरे से शादी जब भी करूंगी जब तू मेरे नाम पे एक फ्लैट लेगा, जब तू मुझे गिफ्ट में फ्लैट करेगा। तो राहुल बोला मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, अभी तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तेरे को एक गिफ्ट डीड बना देता हूँ कि फ्यूचर में मेरी कोई प्रॉपर्टी आई, तो वो मैं तेरे को गिफ्ट कर दूंगा। अभी तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो मैं तेरे को ज़रूर गिफ्ट कर दूंगा। क्या वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट में आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा। याद रखना, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमारे पास अभी होनी चाहिए। समझ में आई? बेजे में गई, ठीक है। पहला, बिटवीन 2 लिविंग पर्सन होना चाहिए, मतलब एक भी मरा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर में प्रॉपर्टी आएगी और मैं तेरे को बेचूंगा, ऐसा कोई वादा मत करो, वो सिर्फ मियर प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस कभी भी सही नहीं होगा, वो किसी भी कोर्ट में आप जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो दूसरी चीज़ है, प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, फ्यूचर ट्रांसफर इज नॉट
कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर इंटरवॉरियस वही हो गया बिटवीन टू पर्सन, लिविंग पर्सन। नोट, लिविंग पर्सन का मतलब क्या है? क्या लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो सांस लेता हो? जो सांस लेता हो वही लिविंग पर्सन है। जो वो गाना गाता हो, सांस में तेरी सांस मिली, मतलब वही बकवास सा गाना, ठीक है, तो मतलब वो ही क्या लिविंग पर्सन है? क्या वो ही इंसान लिविंग पर्सन होगा जो कि इंडियन सिटीजन है? क्या वही इंसान लिविंग पर्सन होगा जो चल सकता है? नहीं, यहाँ पे लीगल पर्सन को भी कवर किया। तो लिविंग पर्सन इंक्लूड कंपनी, कंपनी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले भी सकती है और बेच भी सकती है। एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर कोई कंपनी है वो प्रॉपर्टी लेना चाहती है, वो प्रॉपर्टी बेचना चाहती है तो वो कर सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द जनरल रूल ऑफ द एक्ट एज टू ट्रांसफर डू नॉट इफेक्ट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज एक्ट ने अपने कोई नए प्रोविजन बता रखे हैं तो वो वहां से कवर्ड होगा, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। मतलब ये एक्ट ओवरराइट नहीं करता। अभी हम लोग एक चीज पढ़ के आए थे कि इस एक्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। पढ़ के आए थे हम लोग, इस एक्ट का स्कोप लिमिटेड है, ये वो चीजें कवर करता है जो कि कहीं नहीं है। अगर कंपनीज एक्ट कंपनियों के लिए अलग प्रोविजन बताता है तो वो वहां कवर्ड होगा, वो यहाँ नहीं कवर्ड होगा। तो ये स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट को नहीं काटेगा, ठीक है, कहीं नहीं काटेगा। ये अगर कंपनी है तो कंपनी अपने प्रोविजन अप्लाई करेगी। नेक्स्ट, अ ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ अ विल इज नॉट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बता चुकी हूँ मैं कि विल में अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है, वो कहाँ जाएगी? इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाएगी। आई थिंक यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या पढ़ा अभी तक वापस बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक्ट कब आया और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब सबसे पहले हमने ट्रांसफर पढ़ा, फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर प्रॉपर्टी में देखा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने एक्ट के ऑब्जेक्ट्स पढ़े और कुछ हम लोगों ने रूल्स वगैरह पढ़े, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आगे चले, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। 2-3 बार सुनो, मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। A transfer of property not in existence operate as a contract to be performed in future। जैसे मैंने बताया था कि राज को प्यार हुआ अंजलि से, राज ने अंजलि को वादा किया कि मैं तेरे को फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आई तो वो मैं तेरे को ट्रांसफर करूंगा, लेकिन अभी वाली नहीं करूंगा। विच मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स एज सुन एज प्रॉपर्टी कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए एक केस हो गया है ये जुंगल किशोर वर्सेस राम कॉटन कंपनी, ठीक है। जुंगल किशोर वर्सेस राम कॉटन कंपनी में केस हुआ और उसने ये बोला क्या है कि फ्यूचर ट्रांसफर इज नॉट कवर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑपरेट एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से गवर्न हो सकता है, मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स एज सुन एज प्रॉपर्टी कम इन टू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वो स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बोल सकता है कि अगर आप प्रॉमिस करते हो तो आप वो कवर्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पर यहाँ पे कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट, no transfer can be made in so far as it opposed to the nature of interest attached thereby or from the unlawful object for consideration to be person disqualified by doing transfer। ध्यान से सुनना, आपने किसी को ऐसे बोला कि मैं तेरे को ये फ्लैट दूंगा तू इसका मर्डर करके आ जा, मैं तेरे को ये फ्लैट दूंगा तू इसका मर्डर करके आ जा, मैं तेरे को ये फ्लैट दूंगा तू चांद तारे तोड़ के आ जा। अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे हो, इलीगल तरीके से अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या फिर ट्रांसफरी इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब ट्रांसफरी डिस्क्वालिफाइड है। लाइक अगर कोई एलियन एनिमी है, हम बोलते हैं पाकिस्तान के लोगों को मकान मत बेचो, हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो और आप कर रहे हो, तो वो यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अटैच्ड देयर बाय, ठीक है। और फ्रॉम द अनलॉफुल कोई ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन अनलॉफुल, ब्लैक मनी का आपको पैसा मिल रहा है, टू द पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
हु कैन बी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, कौन कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन। सेक्शन 7 बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है कि कौन कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 7 बोलता है कौन कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, एवरी पर्सन। क्या बोल रहा है, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल और ऑथोराइज टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पर्सन क्वालिफाइड है टू बी अ ट्रांसफरर, तो वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। क्या पढ़ते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ते हैं कि वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, पर्सन डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी लॉ के थ्रू। ठीक है, तो वो ट्रांसफर ही कर सकता है। आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी पढ़ा है कि कोई इंसॉल्वेंट पर्सन, कोई फेलियर एनिमी, ये सब ट्रांसफर ही, मतलब ये लोग कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के, तो ये लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। आज मैं एंटाइटल हूँ ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन क्या मैं अपने पड़ोसी का मकान बेच सकती हूँ? मैं एंटाइटल हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ, मैं अनसाउंड माइंड की नहीं हूँ, मैं सब कुछ सही है मेरे अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या मैं अपने पड़ोसी का मकान बेच सकती हूँ? नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि मैं एंटाइटल नहीं हूँ। पर्सन कैपेबल तो हूँ पर एंटाइटल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ, ना ही उस पर्सन ने मुझे ऑथोराइज कर रखा है कि मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूँ। एंड ऑथोराइज टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, यही आगे बात बोल रहा है। वापस बता देती हूँ कि पर्सन, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में कैपेबल होना चाहिए, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। एंटाइटल टू ट्रांसफर मतलब या तो खुद ओनर होना चाहिए या फिर ऑथोराइज टू डिस्पोज, मतलब पड़ोसी के घर का ओनर नहीं हूँ मैं, लेकिन पड़ोसी ने मुझे बोल रखा है, पड़ोसी ने मुझे बोल रखा है और मुझे बोल रखा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी बिकवाओ, आप मेरी प्रॉपर्टी बिकाओ, मैं आपको एक बोलती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ आप मेरी प्रॉपर्टी बिकाओ, तो मैं तब बिकवा सकती हूँ। समझ में आया? या तो खुद ओनर होना चाहिए या ओनर ने आपको ये पावर दे रखी है। ठीक है, पर्सन हैविंग ओनरशिप ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आ गया कि इंसान के पास ओनरशिप होनी चाहिए। तो पहला पर्सन कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा पर्सन ओनर होना चाहिए। अगर ओनर नहीं है तो उसको ऑथोराइज करेगा ओनर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अब कौन कौन पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन कौन ऐसा पर्सन है जो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर है, सेक्शन 7 पढ़ते हैं। सेक्शन 7 ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे इंसान है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कौन कौन ऐसे इंसान होंगे जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो, अ पर्सन मेजर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए मतलब वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और जिसके पेरेंट्स नहीं है, जो गार्जियन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो 21 के ईयर होने चाहिए। मतलब वैसे तो 18 से अबव होना चाहिए, लेकिन कोई अगर गार्जियन वगैरह के अंदर है तो वो 21 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल इंसान नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई पागल है और वो बोल रहा है मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा हूँ और आपने उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेजर होना चाहिए, दूसरा क्या बोल रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब गवर्नमेंट ने उसको मना नहीं कर रखा हो, ऐसा ना हो आप किसी टेररिस्ट को मकान बेच रहे हो, ऐसा ना हो कोई टेररिस्ट आपको मकान बेच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तो 3 बातें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि एक पर्सन मेजर होना चाहिए, एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। आगे चलो, आइदर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, मतलब ओनर होना चाहिए। ऑथोराइज टू ट्रांसफर मतलब या तो अगर वो ओनर नहीं है तो ओनर ने उसको बोला हो कि हमारे प्रॉपर्टी बिकवाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोग को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, लेकिन आप बेच नहीं पाते हो। आप बेच इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप कहाँ से कस्टमर ढूंढोगे, तो आप क्या करते हो, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बोलते हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी बिकवाए। रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बोलते हो आप अपनी प्रॉपर्टी बिकाने के लिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलते हो कि कोई भी कस्टमर हो प्रॉपर्टी का तो हमें बताना, तो वो क्या हुआ, ऑथोराइज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। या तो आप खुद ओनर होना चाहिए या फिर आपको ऑथोराइज किया गया हो ओनर ने।
ठीक है, वापस 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 यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ चाहिए। ये सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं है, याद रखना। आगे आ जाओ। माइनर कैन बी ट्रांसफरी, माइनर को आप प्रॉपर्टी दे सकते हो। माइनर कैन बी ट्रांसफरी, एक छोटा सा बच्चा है उसको आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन वो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन माइनर बेच नहीं सकता। माइनर के फायदे के लिए माइनर आ सकता है, लेकिन माइनर के नुकसान के लिए माइनर नहीं आ सकता। तो माइनर कैन बी ट्रांसफर एज देयर इज नथिंग इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन हु इज माइनर एज अ ट्रांसफर। एक माइनर, एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उए 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 कर रहा है, और वो बच्चा ट्रांसफरी बन सकता है, वो बच्चा ट्रांसफरी बन सकता है, वो बच्चा ट्रांसफरी बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा ट्रांसफरर नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी क्या होता है? ट्रांसफरर, वरर वरर OR, ठीक है, ट्रांसफरर का मतलब होता है वो इंसान जो प्रॉपर्टी दे रहा है, और हमेशा वरी, वरी मतलब डबल ई, ठीक है, वरी, ट्रांसवरी, तो डबल ई का मतलब होता है वो इंसान जिसको चीज मिल रही है, वो इंसान जिसको चीज मिल रही है वो ट्रांसफरी होती है। तो ट्रांसफरर वो इंसान होता है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफरी वो इंसान होती है जिसको प्रॉपर्टी मिलती है। कोई भी आप चाहे मॉर्गेज पढ़ोगे, चाहे लीज पढ़ोगे, चाहे ट्रांसफर पढ़ोगे, चाहे एक्सचेंज पढ़ोगे, जिसमें वरी ई आए, डबल ई आए, वो इंसान होता है जिसको मिल रहा होता है, और वरर OR आता है, मतलब वो इंसान जो ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ट्रांसफरर माइनर नहीं हो सकता, लेकिन माइनर ट्रांसफरी हो सकता है, माइनर को प्रॉपर्टी मिल सकती है। A mortgage can be validly executed in favor of minor who has paid the consideration। तो minor क्या कर सकता है? माइनर अगर किसी को उधार पैसे दे रहा है तो वो मॉर्गेज रखवा सकता है किसी की प्रॉपर्टी को। अगर माइनर एक बच्चा है, बड़ा ही टैलेंटेड है, इंडियन आइडल में गया और 50 लाख रुपए कमा के आया, एक छोटा बच्चा इंडियन आइडल में गया और 50 लाख रुपए कमा के आया, तो वो 50 लाख रुपए वो किसी को भी दे सकता है और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा सकता है। एक छोटा सा बच्चा अगर 50 लाख रुपए कहीं से कमा रहा है, 50 लाख रुपए नहीं मतलब कुछ भी अमाउंट वो कमा सकता है, तो वो किसी को उधार देता है तो वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखवा सकता है। मॉर्गेज कैन बी वैलिडिटली एग्जीक्यूटेड। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे आपको केस बन के आएगा, यहाँ पे आपको सिचुएशन बन के आएगी। तो एक चीज को बड़े ही ध्यान से सुनो। मॉर्गेज कैन बी वैलिडिटी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर हु हैज पेड द कंसिडरेशन। तो माइनर क्या कर रहा है? अगर किसी को उधार दे रहा है तो माइनर मॉर्गेज क्रिएट करवा सकता है। केस हुआ है हरि मोहन वर्सेस मोहिनी, ठीक है, हरि मोहन वर्सेस मोहिनी। हरि मोहन, मोहन मतलब माइनर, ठीक है, और मोहिनी वाला केस हुआ है। माइनर किसी को उधार देता है तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवा सकता है। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी ट्रांसफरर, बता दिया, माइनर ट्रांसफरर नहीं हो सकता, माइनर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। येट अ ट्रांसफर ऑफ माइनर, लेकिन माइनर ट्रांसफर ही हो सकता है। माइनर को कोई दे जाए, माइनर मना नहीं करेगा, लेकिन माइनर किसी को नहीं देगा। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी ट्रांसफर, येट द ट्रांसफर इज टू बी माइनर इज वैलिड। माइनर को अगर आप कुछ देते हो तो वो वैलिड है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, हर चीज का एक्सेप्शन होता है। लॉ में यही तो मजा है, लॉ में यही तो मजा है। लोग क्या करते हैं, गली मोहल्ले में जो भी लॉ बने हुए हैं वो उससे क्या निकाल के आते हैं, एक्सेप्शन बना के आते हैं। तो इफ अ पर्सन होल्ड हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर विद द कंसेंट ऑफ ओनर, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, और इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट टू बी ओनर, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। ये ना हम लोग डॉक्ट्राइन्स पे पढ़ेंगे, ये हम लोग डॉक्ट्राइन्स में पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन्स आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, एक एक आधे आधे घंटे की डॉक्ट्राइन है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइनर ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं। अब कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी ले रहा है तो प्रॉपर्टी से उसको मिलता है इंटरेस्ट। कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी ले रहा है तो प्रॉपर्टी से मिलता है उसको इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन कौन सा हो सकता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, रिवर्जन या रिमाइंडर इंटरेस्ट,
या वेस्टेड या कंटीजेंट इंटरेस्ट। 5 पढ़े 5, पहला एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, दूसरा रिवीजन या फिर रिमाइंडर इंटरेस्ट, मतलब ये 2 है, ठीक है, रिवीजन और रिमाइंडर अलग है। नेक्स्ट वेस्टेड या फिर कंटीजेंट इंटरेस्ट। ये 5 इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे कि एक प्रॉपर्टी को खरीदने पे हमको किस किस तरीके के इंटरेस्ट मिल गए। तो देखते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अ पर्सन ओन अ प्रॉपर्टी, ही इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सिंपल, अगर कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अगर कोई इंसान कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो उसका ओनर हो जाएगा, ही इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अ पर्सन ओन अ प्रॉपर्टी, अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीद रहा है, पैसे दे देता है, रजिस्ट्री हो जाती है तो वो एब्सोल्यूट ओनर हो जाता है। आपके घर में आपके पापा ने, आपके दादा ने जो भी घर, मकान या घर खरीदा है, उस घर के बदले में उन्होंने पैसे दिए और साथ में रजिस्ट्री करा दी, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट ओनर। जिसके नाम से वो रजिस्ट्री होती है, ही इज द पर्सन हु इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप के साथ कंसिस्ट बंडल ऑफ राइट। अगर एक पर्सन उस मकान का मालिक है तो उस मालिक के को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ राइट। एक पर्सन है, मकान का मालिक है, मकान के मालिक को उस मकान के साथ क्या क्या फायदे मिलते हैं। पहला, राइट टू पोजेशन। राइट टू पोजेशन का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी में रहना। राइट टू पोजेशन का मतलब होगा उस प्रॉपर्टी में रहना। राइट टू एंजॉयमेंट, मैं उस प्रॉपर्टी में पार्टी कर सकती हूँ, मैं उस प्रॉपर्टी की छत यूज कर सकती हूँ, उस प्रॉपर्टी में गार्डन बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, इंजॉय कर सकती हूँ। नेक्स्ट, राइट टू डू एनीथिंग, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती हूँ, सच एज सेलिंग, मैं उस प्रॉपर्टी को गिरवी भी रखवा सकती हूँ, मॉर्गेज, और किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ। एक पर्सन जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी का वो ओनर हो जाता है और ओनरशिप के साथ बहुत सारे राइट आ जाते हैं। ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ राइट्स, और उस राइट्स को मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। राइट टू पोजेशन, पोजेशन का मतलब रहना। राइट टू एंजॉयमेंट, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना। राइट टू डू एनीथिंग, सच एज हम उसको बेच सकते हैं, उसको मॉर्गेज रखा सकते हैं, मेकिंग गिफ्ट टू द प्रॉपर्टी, और गिफ्ट में भी दे सकते हैं किसी को। एग्जाम्पल, ये हमारे मिस्टर पीके मूवी देखी ना, बड़ी मस्त मूवी है, ठीक है, देखा करो यार। मूवीज देखने से बड़ा ही दिमाग खुलता है, मूवीज जरूर देखा करो, ठीक है। मतलब पढ़ना है, पढ़ना लिखना है, वो अपनी चीज है। सीएस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, सीएस हमारी एक लाइफ का पार्ट है, सीएस हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, दिमाग लगाना है, लेकिन जितनी देर पढ़ो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, लेकिन बाकी टाइम मस्ती करो। यही लाइफ है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। तो ये है हमारे मिस्टर पी के, बड़े ही मस्त है, बड़े ही मस्त मौले, बड़े ही मजे से घूमते हैं, आप इनको देख भी रहे हो। इनके पास एक बड़ा ही प्यारा सा घर है, बड़ा ही प्यारा सा घर है, आप देख रहे हो, घर के पीछे गार्डन है, घर के आगे गार्डन है। बड़े ही मजे से इस घर में वो रहते थे, बड़े ही मजे से वो इस घर में रहते थे। एक दिन मिस्टर पीके को फोन आया, एक दिन मिस्टर पीके को फोन आया, और मिस्टर पीके को फोन कहाँ से आया, अमेरिका से आया। मिस्टर पीके को फोन आया, कैलिफोर्निया से आया, और बोला गूगल कंपनी से बोल रहे हैं, हम गूगल कंपनी से बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे एक मैनेजर की ज़रूरत है, और उस मैनेजर के लिए हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। मिस्टर पीके पागल हो गया खुशी के मारे, और ये कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करने लगा। कैलिफोर्निया ये हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहा था, तो इसने सोचा कि अब मैं इस घर का क्या करूँ, इस घर का क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो इसने सोचा कि क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए। तो इसने एक फ्रेंड को पूछा अपने, इस फ्रेंड का नाम था राम प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद को बोला, सुन राम प्रसाद, सुना। राम प्रसाद को बोला, सुन मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया, मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया जॉब के लिए, ठीक है, जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय इंडिया। अब इंडिया में मन नहीं लगता, कोरोना बड़ा ही परेशान कर रहा है, मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया, सारी मोह माया इंडिया से छोड़ के, ठीक है। लेकिन मेरा एक घर है, वो मैं घर बेचना चाहता हूँ, क्या तू इंटरेस्टेड है परचेस करने के लिए। तो राम प्रसाद ने बोला, इतना प्यारा घर कौन नहीं खरीदना चाहेगा, इतना प्यारा घर, जिसके आगे गार्डन, जिसके पीछे गार्डन, बड़ा ही मज़ेदार घर है, बड़ा ही मज़ेदार घर है, क्यों नहीं खरीदूंगा। तो राम प्रसाद ने उस घर को खरीदना चाहा, तो उसने घर, पीके ने किसको बेच दिया, राम प्रसाद को घर बेच दिया 80 लाख में। राम प्रसाद को घर बेच दिया, तो राम प्रसाद क्या बन गया, राम प्रसाद बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन बना एब्सोल्यूट ओनर, ये बन गया राम प्रसाद, क्या बन गया, एब्सोल्यूट ओनर हो गया, क्योंकि राम प्रसाद ने
क्या पीके ने घर किसको बेचा? पीके ने घर बेचा किसको? राम प्रसाद को। पीके ने घर बेचा राम प्रसाद को, और राम प्रसाद को जब घर बेचा तो राम प्रसाद ने उसके बदले में उसको 80 लाख रुपए दे दिया और रजिस्ट्री हो गई और इसके सर पे टैग मिल गया एब्सोल्यूट ओनर। इसके सर पे टैग लग गया एब्सोल्यूट ओनर। अब राम प्रसाद उस घर में रहेगा, उस घर को तोड़ेगा, उस घर में इंजॉयमेंट करेगा, उसके गार्डन में पार्क बनाएगा, उस गार्डन को तोड़ दे, मोड़ दे, कुछ भी करे, अब पीके कुछ नहीं बोल सकता। तो राम प्रसाद बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ में आया? एब्सोल्यूट ओनर कौन होता है? एब्सोल्यूट ओनर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉपर्टी को खरीदता है। आ जाओ। इफ ए सेल हिज लैंड टू बी, ए ने अपनी जमीन किसको बेची? बी को। तो बी बिकम द ओनर एंड ही एक्वायर एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो बी ओनर हो गया और वो एब्सोल्यूट ओनर हो गया। इंटरेस्ट इन द लैंड एंड ही परचेज फ्रॉम ए। अब वो लाइकवाइज इफ ए मेक अ गिफ्ट टू प्रॉपर्टी बी, और सेम ही केस होता अगर ए बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देता। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, सेकेंड, रिवीजन और रिमाइंडर इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए ना पहले हम एग्जांपल देखेंगे। आजा, ये है हमारा राजू, ये है हमारा राजू, ये है हमारा राजू, और इस राजू के पास देखो कितना प्यारा घर है। इस राजू के पास बड़ा ही प्यारा घर है मनाली में, बड़ा ही प्यारा घर है वादियों के बीच में, बड़ा ही प्यारा घर बना रखा है इस राजू ने। इस राजू ने बड़ा ही प्यारा घर बना रखा है वादियों के बीच पे। लेकिन यहाँ पे भी कौन आ गया? यहाँ पे भी आ गया कोरोना। राजू के पास बड़ा ही प्यारा घर है, राजू बड़े ही इस प्यारे से घर में रहता है, बड़े ही मजे से रहता है। लेकिन अब इंडिया में आ गया कोरोना, इंडिया में आ गया कोरोना और राजू भाग गया दुबई। राजू चला गया दुबई, राजू चला गया दुबई और अपने घर को लगा गया ताला। देखो ताला लगा हुआ है ना इसके घर के बारे में। तो राजू का बड़ा ही प्यारा घर है और राजू इस घर में रहता है, लेकिन राजू को कोरोना से बड़ा ही डर लगा और कोरोना से भाग गया। वो कहाँ? दुबई। और दुबई जाके राजू को मिल गई एक लड़की, दुबई जाके राजू को मिल गई एक लड़की जिसका नाम था साखी। ठीक है, तो राजू को मिल गई एक लड़की साखी, बड़े ही प्यार से दोनों दुबई में रहने लग गए, बड़े ही प्यार से दोनों दुबई में रहने लग गए और राजू का मन नहीं कर रहा इंडिया आने का। ठीक है, तो राजू को एक फ़ोन किया, राजू को फ़ोन किया उसके फ्रेंड ने, टप्पू ने। ठीक है, टप्पू ने फ़ोन किया, हाँ हेलो राजू, कैसा है भाई, कैसा है राजू तू, मतलब तू कहाँ है, बड़े ही टाइम से अपन मिले नहीं हैं। तो राजू ने बोला कि भाई देख, मैं तो गया था दुबई और कोरोना से भाग के मैं दुबई गया, लेकिन वहाँ मुझे मिल गई एक लड़की साखी और मैं मज़े से वहाँ रह रहा हूँ। राजू ने अपनी बात बता दी। राजू ने टप्पू को जब ये बात बताई तो टप्पू ने बोला, राजू मेरे को एक घर चाहिए, मेरे को एक घर चाहिए ताकि मैं थोड़े टाइम मनाली रह सकूं और मैं क्या कर सकूं, अपना काम कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद सकूं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, इस घर में थोड़े टाइम तक, मतलब मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहां पे मैं थोड़े टाइम तक रह सकूं। तो राजू ने बोला, टप्पू तू टेंशन क्यों करता है, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू बचपन का दोस्त है, मेरा घर जो खाली पड़ा है मनाली में तू वहाँ जाके रह, तू मेरा दोस्त है बचपन का, मतलब लंगोटिया यार है, अपन बचपन से साथ रहे हैं, तू मेरे घर में जाके रहे। टप्पू तो बड़ा खुश हो गया, टप्पू खुश हो गया और टप्पू ने सोचा, वाह यार अब तो मुझे घर भी मिल गया फ्री में रहने के लिए, मैं तो बड़े मज़े से रहूँगा। राजू ने बोला, उसके बदले में तू मुझे क्या देना, रेंट देना, उसके बदले में तू मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट देना और मैं तेरे को लीज पे ये ज़मीन दे रहा हूँ 5 साल के। 5 साल बाद तू ये घर खाली कर देना और क्या करना, 5 साल बाद मुझे मेरा घर वापस कर देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिवीजन। ठीक है, रिवर्जन जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सम इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड इंग्लिश लॉ रिवीजन और रिमाइंडर। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन इज द रेजिडियल ऑफ ओरिजिनल इंटरेस्ट, मतलब ओरिजिनल ओनर का इंटरेस्ट रेजिडियल है, बचा हुआ है, विच इज लेफ्ट आफ्टर द ग्रांटर हैज ग्रांटेड द लीज फॉर स्मॉल एक्सटेट। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए हमने एक प्रॉपर्टी को क्या करा, लीज पे दिया, लेकिन एक्चुअली में प्रॉपर्टी वापस किसके पास आई,
राजू के पास ही आई क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी राजू की, वो प्रॉपर्टी थी राजू की, वो प्रॉपर्टी थी राजू की। भले ही वो उसका फ्रेंड जो था टप्पू वो उसमें रहता था 5 साल तक, लेकिन उसने वापस प्रॉपर्टी किसको दी? राजू को दी। तो रिवीजन इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जब हम लोग किसी को थोड़े टाइम के लिए प्रॉपर्टी क्या देते हैं लेकिन वापस मुड़ के ओनर के पास आती है, दैट इज रिवीजन इंटरेस्ट। ठीक है, पढ़ चुके हम लोग। अब आता है एग्जाम्पल ए, द ओनर ऑफ अ लैंड मे लीज इट टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ए ने बी को प्रॉपर्टी दी 5 साल के लिए, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बताया गया वो है रिवीजन इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी दोबारा रिवाइज होके ए के पास आ जाएगी क्योंकि बी ओनर नहीं है, बी ने तो सिर्फ प्रॉपर्टी लीज पे ली है, तो प्रॉपर्टी वापस घूम के किस पे आएगी? ए के पास आ जाएगी। नेक्स्ट रिमाइंडर इंटरेस्ट, इसको भी एक बार पहले एग्जांपल से देखते हैं। अभी तक हमने 2 इंटरेस्ट देख लिए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और रिवीजन इंटरेस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और रिवीजन इंटरेस्ट ये है हमारी गुप्तास फैमिली। अरे भाई लड़की कहाँ गई? ये रही गुप्तास फैमिली। गुप्तास फैमिली मतलब क्या था? ये मिस्टर गुप्ता था, ये मिस्टर गुप्ता था, इंडिया में रहता था और इंडिया में इसका बड़ा ही प्यारा सा घर था। ठीक है, ये रहा। अरे वाह, इसका इंडिया में क्या था? मनाली में बड़ा ही प्यारा घर था, बड़े ही प्यार से वो रहता था। इसको एक लड़की मिली और उससे इसने शादी करी और बन गए दोनों गुप्तास फैमिली, दोनों बन गए गुप्तास फैमिली। अब क्या हुआ? दोनों चले गए दुबई। गुप्ता ने मिस गुप्ता से शादी करी और दोनों बन गए गुप्तास फैमिली और दोनों ने करी शादी और दोनों चले गए दुबई। तो एक दिन उस गुप्ता को फ़ोन किया इसके फ्रेंड ने, उस फ्रेंड का नाम टप्पू था। ठीक है, टप्पू था, तो टप्पू को फ़ोन किया था किसने? गुप्ता को टप्पू ने फ़ोन किया और यही बोला कि टप्पू मतलब गुप्ता जी मुझे आपका घर चाहिए थोड़े टाइम के लिए, तो गुप्ता जी ने बोला ठीक है तू मेरा घर ले ले, लेकिन मैं तेरे को घर दे रहा हूँ रहने के लिए, तो 10 साल इस घर में रह ले, 10 साल के बाद ये जो प्रॉपर्टी है तू मुझे वापस नहीं करेगा, मेरे बेटे को वापस करेगा। गुप्ता का बेटा था छोटा सा जो कि दुबई में पैदा हुआ था, वो बोलता है कि तू ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र ना करके मेरे बेटे को ट्रांसफ़र कर। आपने देखा था रिवीजन में राजू ने टप्पू को प्रॉपर्टी दी थी लिमिटेड पीरियड के लिए, तो टप्पू ने वापस रिवीजन किसको की थी? राजू को ही की थी। टप्पू ने दोबारा प्रॉपर्टी राजू को ही रिवाइज की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुप्तास फैमिली बोलती है टप्पू को कि टप्पू तू रह इस घर में कोई मनाही नहीं है, लेकिन 10 साल बाद तो ये प्रॉपर्टी हमको ना दे के हमारे बच्चे को देना। दैट इज रिमाइंडर इंटरेस्ट। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ। आप लोगों ने डिवाइड किया होगा, आप लोगों ने मैथ्स के सम में बहुत बार डिवाइड किया होगा और डिवाइड में जो बचता था उसको हम रिमाइंडर बोलते थे। तो यहाँ पे भी यही है कि लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के लिए बचती है, तो वो बच्चों को जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज रिमाइंडर इंटरेस्ट। व्हेन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ग्रांट अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पर्सन, मतलब जो ओनर था, ओनर कौन था? गुप्ता। गुप्ता ने लिमिटेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर किया था? टप्पू को। और पर्सन गिव इट टू रिमेनिंग द अदर। ठीक है, और बाकी थोड़े टाइम के लिए उसको दिया, फिर बाकी किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया। ठीक है, तो टप्पू को 10 साल के लिए दिया कि 10 साल तक तू रह, आराम से रह, लेकिन लास्ट में तू ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ट्रांसफर कर देगा। तो वो क्या हुआ? रिमाइंडर इंटरेस्ट हुआ। 3 पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला हम लोगों ने पढ़ा एब्सोल्यूट, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने रिवीजन और तीसरा पढ़ा रिमाइंडर। ठीक है, एक बार वापस रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। व्हेन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ग्रांट अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पर्सन, दूसरे पर्सन को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया था कि तू रह ले, और पर्सन्स एंड गिव द रिमेनिंग टू अदर, दूसरे को दिया है, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। आजा भाई, रुक जा, आ जाओ। ए इज द ओनर ऑफ लैंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी। ए जो था वो प्रॉपर्टी का ओनर था और उसने बोला कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ बी को। ए ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की? बी को। एंड देन सी एब्सोल्युटली। ठीक है, मतलब ए ने बी को बोला कि ये प्रॉपर्टी में बी रहेगा लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी जाएगी किसको? सी को जाएगी। हेयर द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी। बी को क्या बोला? तू रह, जब तक तू जिंदा है रह, तो लिमिटेड इंटरेस्ट है।
इट इज़ ओनली फॉर लाइफ, मतलब जब तक बी जिंदा है उस प्रॉपर्टी में रहेगा, और जैसे बी की डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, सी को। सो लॉन्ग ए इज अलाइव ही एंजॉय द प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ अ लिमिटेड राइट सिंस ही कैन नॉट सेल अवे द प्रॉपर्टी। अब ए उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता क्योंकि ए ने प्रॉपर्टी किसको दे दी है, सी को दे दी। अब ध्यान से सुनो, ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो, और आजकल इंडिया का कल्चर ऐसा हो गया कि बच्चे अच्छे नहीं निकलते, बच्चे पेरेंट्स को नहीं पूछते, तो पेरेंट्स में से किसी के पास भी प्रॉपर्टी होती है तो वो बोलता है, जैसे एक हस्बैंड है तो हस्बैंड ये बोलता है अपने बेटे को, मतलब एक जो HUF का मेन करता है वो अपने बेटे को ये बोलता है, फादर जो है वो अपने बेटे को ये बोलता है कि जब तक मेरी बीबी जिंदा है उस प्रॉपर्टी में मेरी बीबी रहेगी लेकिन बेच नहीं सकती, मेरी बीबी मर जाएगी, मेरी वाइफ की जब डेथ हो जाएगी तो मेरे बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जब तक उस लड़के की मदर जिंदा है तब तक वो उस प्रॉपर्टी में रहेगी, जैसे ही मदर की डेथ होएगी तब जाके सन के पास ट्रांसफर हो जाएगी। इससे क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकते घर से, बच्चे पेरेंट्स, वो प्रॉपर्टी मिलेगी बच्चों को लेकिन जब तक पेरेंट जिंदा है उस प्रॉपर्टी में पेरेंट रहेंगे, दैट इज रिमाइंडर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड क्या होता है, पहले पढ़ते हैं वेस्टेड। वेस्टेड दो तरीके से हो सकता है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। वेस्टेड इन इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट राइट है, फ्यूचर पोजीशन, मतलब प्रॉपर्टी तो आपकी अभी हो गई है लेकिन पोजीशन फ्यूचर में मिलेगा। प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन फ्यूचर में पोजीशन मिलेगा। ऐसा होता है ना, हम लोग फ्लैट वगैरह लेते हैं तो फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती है, फ्लैट हम लोग ले लेते हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती है लेकिन फ्लैट में रहने का हक हमको फ्यूचर में मिलता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। आजा भाई, ठीक है। और वेस्टेड इन पोजीशन का मतलब होता है कि प्रेजेंट राइट। ठीक है, सिंपल है। वेस्टेड में दो है, वेस्टेड इन पोजीशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। ठीक है, दो है, वेस्टेड इन पोजीशन और वेस्टेड इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये बोलता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन रहोगे फ्यूचर में, जैसे फ्लैट्स वगैरह होता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, हम उसमें रह रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट जो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है उसको हम लोग रजिस्ट्री करा देते हैं बनते बनते, लेकिन रहेंगे तो फ्यूचर में। ठीक है, तो प्रेजेंटली हम लोगों ने घर तो खरीद लिया लेकिन रहेंगे फ्यूचर में, तो वो हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट। और वेस्टेड पोजीशन क्या बोलता है, राइट टू प्रेजेंट पोजीशन, लेकिन हम लोग अभी रहे लेकिन रजिस्ट्री कभी बाद में कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई घर में रहने लग जाते हैं लेकिन रजिस्ट्री बाद में होती है, तो ऐसा भी हो सकता है, रह पहले रहे हो रजिस्ट्री बाद में हो रही है, या रजिस्ट्री हो गई है लेकिन रह बाद में रहे हो। अगर रह पहले रहे हो और रजिस्ट्री बाद में हो रही है तो वेस्टेड इन पोजीशन है, आपको पोजीशन मिल चुका है। और अगर आपकी रजिस्ट्री हो गई और आप रह बाद में रहोगे तो वेस्टेड इन इंटरेस्ट होगा। आ जाओ एग्जाम्पल, इफ अ लैंड इज गिविंग टू ए फॉर लाइफ विद अ रिमाइंडर टू बी। ठीक है, वेस्टेड क्या है, देखो रिया किसके लिए, ए को दिया है कि प्रॉपर्टी में तू लाइफ टाइम के लिए रहे, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, रिमाइंडर। तो ए के पास वेस्टेड इन पोजीशन और बी के पास रिमाइंडर। देखो यहाँ पे दो चीजें आ गई, अब ये पढ़ के आया था रिमाइंडर इंटरेस्ट। ए ने बी को बोला, ए ने बी को, मतलब एक पर्सन है उसने ए को बोला कि तू प्रॉपर्टी में रह, एक पर्सन है उसने ए को बोला तू प्रॉपर्टी में रह फॉर लाइफ। फॉर लाइफ का मतलब जब तक तू जिंदा है, और लेकिन ट्रांसफर किसको होगी, बी को मिलेगी। ठीक है, तो ए के पास राइट है पोजीशन का, ए के पास राइट है पोजीशन का, वो प्रॉपर्टी में रह सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। ठीक है, और बी के पास राइट है रिमाइंडर का, रिमाइंडर का मतलब वो उसको प्रॉपर्टी बाद में मिलेगी, तो वेस्टेड इन इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे मैं रिमाइंडर भी बोल सकती हूँ और यहाँ पे मैं वेस्टेड इन इंटरेस्ट भी बोल सकती हूँ। ए के पास राइट है प्रॉपर्टी में रहने का, पोजीशन उसके पास है, तो वेस्टेड इन पोजीशन ए के पास है, लेकिन बी के को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब ए मर जाएगा। तो ए मर जाएगा तब मिलेगी, लेकिन फिलहाल जब वो ए मर जाएगा और बी को मिल गई प्रॉपर्टी तो बी के पास रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बी के पास वेस्टेड इन इंटरेस्ट है। वापस बता रही हूँ मैम, कुछ समझ में नहीं आया वापस बताओ, ध्यान से सुनना। ए के पास राइट है प्रॉपर्टी में रहने का, बेचने का नहीं, तो उसके पास है वेस्टेड इन पोजीशन। लेकिन बी को बेचने का राइट है, बी के पास प्रॉपर्टी बी के नाम पे है लेकिन बी के पास पोजीशन नहीं है, बी के पास पोजीशन नहीं है, तो वो है वेस्टेड इन इंटरेस्ट। बताती हूँ ना मैं ऐसे,
मैं ऐसे ही तो बताती हूँ कि पेरेंट में मदर जब तक जिंदा है तब तक मदर रहेगी, तो मदर के पास क्या हुआ, वेस्टेड इन पोजीशन। लेकिन बेटे के पास क्या हुआ, बेटा रह तो नहीं रहा, बेटे के पास प्रॉपर्टी है लेकिन बेटा रह नहीं रहा। बेटा कब रहेगा, जब मदर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे के पास अभी क्या है, अभी क्या है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। लेकिन जब मदर की डेथ हो जाएगी और बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तब वो बन जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। वापस बेटा को रिमाइंडर का बनेगा मदर की डेथ के पास। अभी क्या है बेटे के पास, वेस्टेड इन इंटरेस्ट। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, कंटीजेंट इंटरेस्ट का मतलब होता है ए ने बी को बोला, देखो यहाँ पे कहानी होगी, एक बार देखते हैं। ये थे बड़े ही मतलब बड़े ही मस्त इंसान मिस्टर गुप्ता, बड़े ही बुड्ढे थे, बड़े मस्त इंसान थे, बड़े मतलब बहुत मेहनत से इन्होंने पैसा कमाया। और इनके पास एक इनकी बेटी थी लाडली सी शीला। एक मिस्टर गुप्ता थे, मिस्टर गुप्ता के पास एक बेटी थी और बेटी बड़ी लाडली थी, बेटी का नाम था शीला, ठीक है। बेटी का नाम था शीला और शीला किसी से शादी नहीं कर रही थी, शीला किसी से शादी नहीं कर रही थी। शीला बोल रही थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन शीला की नज़रें पड़ी सलमान पे, शीला की नज़रें पड़ी सलमान पे और इसका दिल आ गया सलमान पे। शीला धनमाल को देखती रही, घूरती रही, सलमान को देखती रही, घूरती रही। और शीला ने बोला कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सलमान से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। मतलब शीला अड़ गई कि मुझे शादी करनी है तो सलमान से ही करनी है, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता ने सलमान को बोला कि देख सलमान, मेरी बेटी बड़ी सुंदर, मेरी बेटी बड़ी लाडली है, तो उससे शादी कर ले। सलमान ने बोला मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, मैं अभी इससे शादी नहीं करना चाहता। तो मिस्टर गुप्ता ने बोला देख, अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं तेरे को क्या दूंगा, मैं तेरे को ये मेरा घर तेरे को दे दूंगा। अगर तूने मेरी बेटी से शादी करी तो मैं तेरे को ये घर दे दूंगा। तो अगर सलमान शादी के लिए हाँ बोलता है तो ये घर किसको मिल जाएगा, सलमान को मिल जाएगा। और अगर सलमान ने शादी से मना कर दिया तो ये घर सलमान को नहीं मिलेगा, वो मिस्टर गुप्ता के पास ही रहेगा। दैट इज कंटीजेंट इंटरेस्ट। कंटीजेंट इंटरेस्ट जब मिलता है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड होता है। अगर कंडीशन सही मान गई, हाँ बोल दी गई, तो आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और अगर कंडीशन नहीं हुई तो वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एक बार देखते हैं इसका लैंग्वेज। एन इंटरेस्ट वेयर द राइट टू एंजॉयमेंट, एन इंटरेस्ट वेयर राइट टू एंजॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट पे डिपेंड है विच मे और मे नॉट हैपन। वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। सलमान ये बोल सकता है कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे घर दे दिया जाए, तो घर दे दिया जाएगा। और अगर सलमान को, ठीक है, अगर सलमान बोलता है कि नहीं मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा, तो वो मिस्टर गुप्ता उसको घर नहीं देंगे। तो कंटीजेंट इंटरेस्ट कोई भी कंडीशन पे डिपेंड है विच मे और मे नॉट हैपन। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। ए गिफ्ट टू प्रॉपर्टी टू बी इफ ए इज मैरिड टू सी। ए ने बोला कि मैं बी को प्रॉपर्टी दूंगा अगर बी मेरी बेटी सी से शादी करेगा। अब क्या डिफरेंस है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट? क्या डिफरेंस है वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट में? कंटीजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या है मीनिंग? वेस्टेड इंटरेस्ट बोलता है प्रेजेंट राइट है लेकिन फ्यूचर पोजीशन, यही बोलता है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट इट इज द प्रेजेंट राइट, मतलब राइट तो अभी है। वो पेरेंट ने क्या बोला था, प्रॉपर्टी तो मेरे बेटे की है, लेकिन बेटे को कब मिलेगी, जब पेरेंट मर जाएंगे। तो पेरेंट मर जाएंगे तो फ्यूचर पोजीशन, तो प्रेजेंट राइट बट फ्यूचर पोजीशन। कंटीजेंट इंटरेस्ट क्या बोलता है? कंटीजेंट इंटरेस्ट बोलता है एन इंटरेस्ट वेयर द राइट टू एंजॉयमेंट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। मतलब अगर इवेंट हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अगर इवेंट नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये किस पे डिपेंड है? ये इवेंट पे डिपेंड है। वेस्टेड इंटरेस्ट बोलता है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन फ्यूचर पोजीशन मिलेगा। लेकिन कंटीजेंट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, आप जैसे ही कंडीशन फुलफिल कर दोगे आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, आपको ओनरशिप भी मिल जाएगी। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई कंडीशन होती है? तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन कंटीजेंट इंटरेस्ट में कंडीशन होती है। नेक्स्ट, ओनर का टाइटल। तो ओनर इज ऑलरेडी परफेक्ट टाइटल है। वेस्टेड इंटरेस्ट में वो बेटा ओनर बन चुका है, बस इंतजार कर रहा है कब उसके पेरेंट्स ऊपर जाए तो फिर वो उसमें पोजीशन भी ले ले। लेकिन कंटीजेंट इंटरेस्ट में आप ओनर जब बनते हो जब आप कंडीशन पूरी करते हो। तो टाइटल इज इम्परफेक्ट बट
इट बिकम परफेक्ट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड कंडीशन। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाइड कंडीशन। आप लॉ लिख रहे हो तो आप स्पेसिफाइड वर्ड ना यूज करके स्टिपुलेटेड यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टिपुलेट का मतलब होता है अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल की तो आपको वो घर मिल जाएगा, अगर नहीं करी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, तो इफेक्ट देख लेते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट टेक इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन ही आपको इंटरेस्ट मिल गया। जिस दिन पेरेंट ने ये डीड बनाई कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है लेकिन रहेंगे हम लोग जब तक हम लोग जिंदा है, तो वो क्या हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ। लेकिन ये कब इफेक्ट होगा, जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। इट कम इनटू इफेक्ट व्हेन द कंडीशन बाय द कंटीजेंसी विच मे नॉट हैपन। ठीक है, तो होएगा तब होएगी, अगर नहीं होगी कंडीशन तो नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब कुछ मजे में चल रहा है। तो लाइक करो यार, शेयर करो चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक जरूर करना। गाइस एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। उससे CS से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको ज़रूर मिलती है, और जो भी वीडियोज़ मैं देती हूँ वहाँ पे आप लोग को ज़रूर पता चलेगा। डेथ ऑफ ट्रांसफरिंग, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर फादर मर जाता है तो मदर बैठी है, और मदर मर जाती है तो फादर बैठा है, मतलब कोई किसी की भी डेथ हो जाती है उससे ट्रांसफर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे को पोजीशन मिलेगा प्रॉपर्टी का, बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। इट कैन नॉट बी डिफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफर बिफोर ही ऑब्टेन द पोजीशन। अच्छा एक चीज़ वापस बता देती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पेरेंट की डेथ होने से पहले ट्रांसफर ही मर गई। पेरेंट की डेथ होने से पहले ट्रांसफर ही मतलब वो बेटा ही मर जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे की वाइफ को मिल जाएगा या बेटे के बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ट्रांसफर से पहले ट्रांसफर ही मर जाए, पेरेंट्स से पहले अगर बच्चा मर जाए तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो जो सलमान था अगर वो ही टपक जाए, उसको कोरोना हो जाए, ऊपर चला जाए, तो शीला शादी करेगी नहीं, और शीला शादी करेगी नहीं तो मिस्टर गुप्ता किसको 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 देगा प्रॉपर्टी? आत्मा को देगा कि सलमान की? तो यहाँ पे अगर ट्रांसफर ही मर जाता है शादी से पहले, मतलब ट्रांसफर होने से पहले वो कंडीशन फुलफिल होने से पहले अगर मर जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडीशन वो ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। इट मे फॉल इन द डेथ ऑफ द ट्रांसफरिंग बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ फंड, तो ये फेल हो जाएगा, खराब हो जाएगा ट्रांसफर। नेक्स्ट ट्रांसफर, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, हेरिटेबल है, ये कैन नॉट बी हेरिटेड, ये आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप लोगों का सब कुछ मज़े में चल रहा होगा। तो गाइस यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। गाइस हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसफ़र क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मूवेबल होती है या फिर इमूवेबल होती है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि क्या क्या होता है, ज़मीन से मिलने वाला इंटरेस्ट और उससे अटैच चीज़ें। फिर हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में होते हैं और कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट सबसे पहले हमने देखा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो सकता है, फिर हमने देखा रिवीजन इंटरेस्ट हो सकता है, फिर रिमाइंडर इंटरेस्ट हो सकता है, फिर वेस्टेड इंटरेस्ट देखा, फिर कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट देखा। तो ये 5 तरीके के हम लोगों ने इंटरेस्ट भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि क्या माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो हाँ, माइनर ट्रांसफर ही हो सकता है, लेकिन माइनर ट्रांसफरर नहीं हो सकता। माइनर खुद किसी को नहीं दे सकता, लेकिन माइनर को लोग यहाँ पे दे सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो भी कंटेंट है मेरे हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल ही बनाए, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया, अच्छे से देखो। तो चलो गाइस यहाँ पे आज के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।